गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ाई। करिश्मा लाइव आइए। यस, ओके, गुड। तो गुड मॉर्निंग, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ डीसी एंड एसी सर्किट्स का लेक्चर 2 है आज, हाँ या ना। तो कल तक हम लोग बात किए थे कि सर्किट एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाइड करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में क्लासिफाइड किए थे। और आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पैसिव एलिमेंट्स में, खास करके जो वो पोर्शन था रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग लेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और सर्किट को बनाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी कड़ी में हम लोग पहला जो एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है रेसिस्टर। देखिए यहाँ रेसिस्टर होता क्या है, इट इज अ सर्किट कंपोनेंट हैविंग जनरली 2 टर्मिनल्स। मेनली इसके पास 2 टर्मिनल होते हैं, राइट ना। ये 2 टर्मिनल वाला एक सर्किट कंपोनेंट है। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस क्या है, यहां देखिए, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर। ये जो रेसिस्टर का प्रॉपर्टी है, इट अपोजेज फ्लो ऑफ करंट, जो कि फ्लो ऑफ करंट का विरोध करता है। बाय डूइंग सो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ऐसा करने से वो करंट के फ्लो को का विरोध करने के वजह करके वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेसिस्टेंस इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस कोई नया चीज नहीं है, ये घर्षण है। किसके लिए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा है, राइट ना, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, मान लो कि ये सर्किट कंपोनेंट है रेसिस्टर, इसमें आपने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो इसमें पावर डेसिपेटेड का मान अगर निकालना है, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा, करंट इस एलिमेंट में जा रहा अगर आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। होगा कि नहीं होगा? ऐसा। अब मान लीजिए इससे अपना अगर वर्क डन, एनर्जी अगर निकालना चाहे, डब्ल्यू एच, राइट ना, तो वो क्या होता है, पावर इंटू टाइम। अगर मान लीजिए ये काम हुआ है टी समय के लिए, तो पावर अपने पास है आई स्क्वायर आर और इंटू टी कर देंगे, तो क्या ये आ जाएगा अपना एनर्जी। और दिस एनर्जी विल बी डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये इलेक्ट्रिकल पावर जो कंज्यूम किया था टी टाइम के लिए, वो किस रूप में डेसिपेट हो रहा है, हीट एनर्जी के रूप में। हीट एनर्जी का आ गया आई स्क्वायर आर इंटू टी, राइट ना। हीट एनर्जी के रूप में ये डेसिपेट हो रहा है। किस एनर्जी के रूप में? हीट एनर्जी के रूप में, राइट ना, ऐसा। क्लियर है? ओके, तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे एक बात, हम लोग छोटी छोटी बातों को करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो रेसिस्टर है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसे मीनिंग समझिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके पाया गया, एक्सपेरिमेंटली, इसलिए हम क्या लिखते रहे, व्हाट, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ऐसा पाया गया है, फाउंड दैट, अगर कोई कंडक्टर आप ले लिए हैं, अगर कोई कंडक्टर ले लिए हैं, उसका रेसिस्टेंस है मान लीजिए आर, और उसके लेंथ को अगर आप यू बढ़ाते जाएंगे, तो जिस प्रोपोर्शन में लेंथ को बढ़ाते जाते हैं, बाकी चीज को अगर कांस्टेंट रखें, तो रेसिस्टेंस उसी प्रोपोर्शन में उसका बढ़ता जाता है।
तो ऐसा पाया गया रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, ऐसा पाया गया, इक्वेशन नंबर 1। और साथ ही साथ रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो R प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू L बाय A, होगा कि नहीं होगा? ओके, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे, जो कांस्टेंट है यहाँ पे R इक्वल टू रो L बाय A, कांस्टेंट है रो, समझे? इन दोनों को अगर आप कंबाइन किए तो ऐसा आया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप क्या पाए? रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A, जहां पे L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इफ दिस इज द वायर, इफ दिस इज द वायर, ठीक है, हैविंग लेंथ दिस L, देन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका, क्लियर है? ऐसा तो अपना ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज होगा, दिस इज दिस वन, को क्या मिल गया? R इक्वल टू रो L बाय A, राइट ना? इसका यूनिट होता है ओम, यूनिट क्या होता है? ओम। ओम को ऐसे लिखते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम SI यूनिट, SI यूनिट है ओम। ये रो जो है, रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जो कि है रेसिस्टिविटी, है क्या वो? रेसिस्टिविटी, और इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका नाम है रो का। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? रो, ठीक है ना? ऐसा, जो कि रेसिस्टिविटी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये अपना आ गया रेसिस्टेंस का मान। तो अब इस पे आपको सम टाइम न्यूमेरिकल आपको आ सकता है इससे, तो इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बोलेगा कोई वायर है जिसका लेंथ को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया है, और बाकी चीजों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दे रहा है, तो ये मान के चलेंगे कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को वो क्या कर रहा है? फिक्स मानते हुए चल रहा है। एट दैट टाइम तब क्या होगा रिलेशन, उसका नया वाला स्थिति में उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा ऐसे, या वो हम लोग देखेंगे कि लेंथ को डबल कर रहा है तो क्या होगा वायर का, और कभी कभी बोलेगा कि एन टाइम कर देंगे तो उसका न्यू वायर रेसिस्टेंस क्या होगा, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे बाद में। तो अभी इतना तक तो क्लियर होगा होपफुली। अब यहाँ देखो एक और बात बोलने वाले हैं, ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस, इसका यूनिट है ओम, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? अगर इसके लिए हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? R इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय L। रेसिस्टेंस का यूनिट इज ओम, एरिया का यूनिट इज मीटर स्क्वायर, SI सिस्टम में लेंथ का यूनिट इज मीटर। अगर ये कट आउट हो जाएगा तो इसका यूनिट आ गया अपना ओम मीटर। क्या आ गया? इसका रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया? एक्चुअली स्पीकिंग ओम मीटर आ गया, है ना? ये SI सिस्टम, ये SI यूनिट है, SI यूनिट इज ओम मीटर, है ना? रेसिस्टिविटी का SI यूनिट इज ओम मीटर, राइट? ऐसा। अब इसमें थोड़ा और आगे हम लोग बात करते हैं, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगा। होपफुली आप यहां तक कॉपी कर लिए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो अपना रेसिस्टिविटी आया है, रेसिस्टेंस रो L बाय A ओम, ये आया ना? ये जो रेसिस्टिविटी है ये किन बातों पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल,
मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशन, ये मटेरियल के फिजिकल डायमेंशन से स्वतंत्र होता है, राइट ऐसा। गुड, तो देखिए ये जो रेसिस्टेंस है रो एल बाय ए, जिसमें जो रेसिस्टिविटी ये जो रो, ये किन बातों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर एल्युमिनियम के वायर को आप, वायर का लेंथ और कुछ भी हो, डायमेंशन कुछ भी अलग अलग डायमेंशन का आप ले लीजिए, लेकिन अगर टेम्परेचर फिक्स करके रखे हैं तो हर हमेशा उस एल्युमिनियम का, अगर टेम्परेचर फिक्स है, वायर का डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ा आप ले लेते हैं, तो हर स्थिति में अगर टेम्परेचर फिक्स है तो उसका रेसिस्टिविटी का मान फिक्स होगा। उसी तरह से अगर कॉपर का लेते हैं, एक टुकड़ा मान लीजिए सपोज एक टुकड़ा ले लिए 5 सेंटीमीटर, एक ले लिए 10 सेंटीमीटर, एक ले लिए 20 सेंटीमीटर, सारे टुकड़े का अगर टेम्परेचर एक ही रखते हैं तो उसका रेसिस्टिविटी का मान सेम होगा। ये मतलब हुआ कि कॉपर के लिए अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिए हैं, डिफरेंट वायर्स ले लिए हैं, एक ही टेम्परेचर पर उसको रखे हो, रेसिस्टिविटी का मान फिक्स रहेगा, ठीक है ना, ऐसा उसका। अब वहीं पे एक बात है ना, उसका लेंथ, किसी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, किसी का 10, किसी का 20 सेंटीमीटर, उन बातों को निर्भर नहीं कर रहा अगर उसका टेम्परेचर फिक्स है तो। ये इसका मतलब क्या हो गया, वो फिजिकल डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है, कौन, रेसिस्टिविटी, राइट ना, ऐसा। नेक्स्ट, अब एक बात बता रहे हैं, ये जो रेसिस्टिविटी का जो मान होता है ना, वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। तो ये रेसिस्टिविटी रो के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि अपना दिया हुआ मटेरियल क्या है, कंडक्टर है, या दिया हुआ मटेरियल सेमीकंडक्टर है, या दिया हुआ मटेरियल अपना इंसुलेटर्स है। इंसुलेटर्स मतलब नॉन कंडक्टर। ये किस बात के बेसिस पर मतलब डिसाइड करते हैं, रेसिस्टिविटी के वैल्यू रेंज के ऊपर। वो कैसे, वो हम आगे अभी हम बताने वाले हैं। अब देखो एक और बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, ये तो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अगर कोई मटेरियल कंडक्टर से भी अच्छा कंडक्टर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी का मान 0 होना चाहिए, और कंडक्टिविटी सिग्मा से कंडक्टिविटी डिनोट किया जाता है, इसका मान लगभग इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लगभग इनफाइनाइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, इसका एग्जाम्पल है मरकरी, जान रहे हैं ना आप, मरकरी पारा थर्मोमीटर में जो यूज किया जाता है अपना, मरकरी Hg एट टेम्परेचर T इक्वल टू 4 लगभग आप बोल सकते हैं 4.16 केल्विन तक, यानी कि लगभग 4.2 तक, वो 4.16 से 4.2 तक। तो 4.16 यहाँ केल्विन लिख रहे हैं हम लोग, केल्विन पे ये कैसा बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर की तरह, क्योंकि उस वक्त इसका रेसिस्टिविटी का मान 0 और कंडक्टिविटी का मान इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए ये बिहेव करता है कैसा, अपना सुपर कंडक्टर। आपको बोलेगा मरकरी बिहेव करता है सुपर कंडक्टर के तौर पे किस टेम्परेचर पे, तो T इक्वल टू 4.16 केल्विन। ऑप्शन अगर 4.16 नहीं है और ऑप्शन अगर 4.2 केल्विन है, टिक मारेंगे। समझ में आई बात ना, 4.15 से लेके 4.2 केल्विन तक के रेंज में ये लगभग किस चीज तरह बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर की तरह। मरकरी मैंने पारा, Hg, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखो, पारा, राइट, ऐसा। तो ये हो गया एक एग्जांपल। अब एक बात देखिए, किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस का मान होता है ना, यानी कि रेसिस्टिविटी, एक्चुअली वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आपको अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस पता हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस पता हो, और उस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस पता हो, और
एक दूसरा पर्टिकुलर टेम्परेचर पता हो तो उस दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर उस मटेरियल का रेसिस्टेंस निकालना है, यानी कि इस टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस। टॉपिक का क्या नाम है अब? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मटेरियल का टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो वो एक इंपेरिकल फार्मूला है, RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, राइट। ऐसे इस पे डिपेंड करता है, जहां पे अपना R0 क्या है? R0 है रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल या कंडक्टर, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेसिस्टेंस क्या है? R0। और अपना RT ऐसा बोल सकते हैं, अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधता गुणांक, ठीक है ऐसा। और डेल्टा टी एक्चुअली में क्या है? ये है चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, ये डिग्री सेल्सियस में है, समझ में आई बात ना? ये है। अब मान लो अपना यहाँ पे खास करके अगर हम लोग को T1 तो आप ले लिया है 0, ये तब क्या आ जाएगा अपना एक्चुअली में T2, एंड T2 इज नथिंग बट, हम लोग अगर ये बोलते हैं दैट इज अपना दिस डेल्टा टी, समझ में आई बात ना? ऐसा, क्योंकि यहाँ T1 0 है, क्योंकि एक ऐसे फिक्स कर दिया आप, ये हो जाएगा T1 डिग्री सेल्सियस ऐसा। और RT क्या है? RT है रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 which is to be determined, जो हमको चाहिए ना, जो हमको पाना है, which is to be determined। समझ में आया बात क्या है? ऐसा। तो आप अगर बात करें, क्या बात करें? आप अगर बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, तो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला, और उस फॉर्मूले में जो टर्म आया है उसको एक्सप्लेन हम इस रूप में किए हुए। अब यहाँ देखो, आपको क्या पूछेगा कि इस अल्फा का यूनिट क्या होगा, इन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, जनरली से आता है। तो कैसे निकालेंगे आप इसका यूनिट वगैरह? उस बात को समझने के लिए एक काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या लिखिएगा यहाँ देखिए, RT इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, ऐसा लिखेंगे, ऐसा तो लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग इसी चीज को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ RT, ये R0 को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, R0 माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा टी, ऐसा हो जाएगा, हाँ है ना? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसी चीज को अब क्या लिखेंगे वो देखो, ये R0 और डेल्टा टी को इस तरफ भेज दो, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा, यहाँ देखो यहाँ R0 इंटू डेल्टा टी, यहाँ होगा ऐसा। अब देखो, रेसिस्टेंस में से रेसिस्टेंस को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस ही मिलेगा, यानी कि उसका यूनिट क्या बच जाएगा? ओम। ऊपर ये नीचे R0 रेसिस्टेंस है, इसका यूनिट भी होगा अपना ओम। और यहाँ देखो, ये है चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है? यहाँ देखो, दिस इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर ना, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस, ऐसे अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो, हाँ है ना? तो अल्फा का यूनिट क्या आ गया? अब देखो, ओम बाय ओम इंटू डिग्री सेल्सियस है ना, ये ओम ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका यूनिट क्या बचेगा?
1/डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आप बोलोगे। इसी को आप बोल सकते हो अल्फा का यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस, राइट, ऊपर चला जाएगा। यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना। वो शायद आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, यहाँ से आप क्या पढ़ सकते हैं, ये देखो, इसी को आप लिख सकते हो ना, दिस इज नथिंग बट पर डिग्री सेल्सियस। तो द यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस। और ये पर डिग्री सेल्सियस जो यहाँ लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे बारीकी से ध्यान देंगे, राइट। ये जो पर डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखा है, ये पर डिग्री सेल्सियस जो लिखा है, ये इसको कभी कभी एग्जाम में यूनिट ऐसा देता है ओम/ओम इंटू डिग्री सेल्सियस, तो भी सही है ना, क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो वो आ रहा है अपना। तो अल्फा का यूनिट आ गया अपना क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस विल बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, इन द यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, हाँ है ना। ऐसा एक क्वेश्चन तो वहां से बनता था, तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो, इस अल्फा के वैल्यू पर बेस्ड, अल्फा का मान किस तरह का है उस पर बेस्ड अपना डिफरेंट टाइप का मटेरियल होने वाला, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और एलॉय, समझ भाई बात ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो आगे बात करें, यहाँ देखो, यहाँ पर मैं अगर एक लाइन में लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं वो देखता हूं। ये जो अपना अल्फा आया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, जिसका यूनिट है अपना पर डिग्री सेल्सियस, इसको क्या पढ़ेंगे, पर डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस, राइट, पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो, ये अल्फा का मान हो सकता है पॉजिटिव हो, क्या हो अपना, पॉजिटिव हो। ये अल्फा का मान जब पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उस मटेरियल में रेसिस्टेंस का मान बढ़ रहा है विथ टेम्परेचर का मान बढ़ाने से। अगर अल्फा का मान पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब हुआ उस मटेरियल में रेसिस्टेंस का आर का मान बढ़ रहा है विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से। इसको हम लोग बोलते हैं PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ आर, मतलब रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। और तब ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं जिसमें अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर या मेटल, कंडक्टर और मेटल। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, कंडक्टर और मेटल। समझ में आया बात ना। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, इस तरह से सिल्वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ध्यान रहे, दी बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, सेकेंड दी बेस्ट कंडक्टर इज कॉपर, याद रहे। तो इसका अब ये कंडक्टर मटेरियल का एग्जांपल लिख ही लेते हैं पहले। एग्जांपल इज एल्यूमिनियम, कॉपर, एजी माने सिल्वर, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड सो ऑन, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह वगैरह, वो भी लिख दें, एयू गोल्ड, पीटी प्लेटिनम एक्सेट्रा, ऐसा। अब अगर यहाँ पे एक सवाल आएगा, दी बेस्ट कंडक्टर इज, दी बेस्ट कंडक्टर इज, तो आंसर इज सिल्वर, सिल्वर माने एजी, ठीक है ना। और अगर आए सेकेंड दी बेस्ट कंडक्टर, दी सेकेंड दी बेस्ट कंडक्टर, सेकेंड दी बेस्ट कंडक्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, कॉपर, Cu, समझे क्या, ऐसा। उस तरह से थर्ड में एल्यूमिनियम। अब देखो यहाँ कॉपर, सिल्वर दी बेस्ट कंडक्टर है, फिर भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉस्टलियर होता है, और ये कॉपर अपने बजट में होता है, ये सेकंड दी बेस्ट कंडक्टर है। और जनरली अभी के टाइम पे अपना कॉपर यूज होता है, प्रीफरेबल। और थर्ड दी बेस्ट, अगर आप बात, थर्ड दी बेस्ट कंडक्टर इज, थर्ड दी बेस्ट कंडक्टर इज, कंडक्टर इज, आंसर इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, राइट, Al।
ऐसा। समझ में आया बात ना? ऐसा। तो हम लोग ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा का मान इसमें पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हुआ इन सब मटेरियल में जो कि कंडक्टर है यानी कि मेटल है, उसमें रेसिस्टेंस का मान बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये ऑलरेडी हम आपको शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बताए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे, अगर अल्फा का मान निगेटिव हुआ तब कैसा मटेरियल होगा। अल्फा का मान निगेटिव हुआ तब क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। अगर दूसरा यहां देख लेते हैं, अल्फा का मान अगर निगेटिव होया, क्या होया? निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के मटेरियल में रेसिस्टेंस का मान घटता है विथ टेम्परेचर के बढ़ाने से, विथ राइजिंग टेम्परेचर। ऐसे मटेरियल को आप बोलते हैं एनटीसी ऑफ आर, मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है इस मटेरियल में, राइट ना? और ऐसे मटेरियल का एग्जांपल है जब अल्फा का मान निगेटिव होता है, मतलब रेसिस्टेंस का मान घटता है विद टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से, तो ऐसे मटेरियल का एग्जांपल है अपना सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों केस में इंसुलेटर मतलब अर्धचालक और अचालक। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में मटेरियल का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे आप तो उसमें रेजिस्टेंस का मान घटता है, यानी कि उसका कनेक्टिविटी का मान इंक्रीज करता है। तो जैसे सेमीकंडक्टर में एग्जांपल एलिमेंटल के तौर पे आप जानते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन एक्सेट्रा, ये एलिमेंटल फॉर्म में। इंसुलेटर का आप जानते हैं दी बेस्ट इंसुलेटर इज डायमंड, डायमंड, राइट? ये डायमंड। इसी तरह से पेपर, सिलिका, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ढेर सारा है एग्जांपल। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मान निगेटिव होता है। समझ में आई बात ना? यानी कि रेसिस्टेंस का मान घटता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। थर्ड इंपॉर्टेंट अब बात देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका मान क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मान क्या हो जाए, लगभग नगण्य, जीरो, नेग्लिजिबल हो जाए। क्या हो जाए? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ इस मटेरियल में आर रेसिस्टेंस का मान लगभग कांस्टेंट रहता है, चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ाइए या घटाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे टेम्परेचर को बढ़ाइए या घटाइए, दोनों चीज हम लिख दिए हैं, लेकिन रेसिस्टेंस के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ऐसे मटेरियल को जिसमें कि अल्फा का मान नेग्लिजिबल होता है, मतलब लगभग जीरो होता है, कोई चेंज नहीं होता है, वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं हम लोग? एलॉय, मिश्र धातु। ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु, एलॉय। समझ में बात ना? तो ये जो एलॉय होता है, ये एलॉय, इसका यूज करते हैं हम लोग जनरली स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में ना, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मानक प्रतिरोध। मानक प्रतिरोध बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। बोलने का मतलब ये वो रेसिस्टेंस जिसका मान टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से ऑलमोस्ट नहीं बदलता, वही रहता है। इसके एलॉय के एग्जांपल है जैसे कॉन्स्टेंटन, 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 कामा मैंगनीन, मैंगनीन, हमारा बात ना, यूरेका, यूरेका, समझे क्या? ऐसा ये सब चीजें, इस सब का हम लोग स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाते हैं, जिसका कि जो कि रेफरेंस के रूप में यूज होता है, जिसका टेम्परेचर के साथ
रेसिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, टेम्परेचर को बढ़ाइए चाहे घटाइए। तो ऐसे मटेरियल में अल्फा का मान क्या होता है, नेग्लिजिबल। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। तो उस मटेरियल को आप एलॉय, एलॉय में ये सब एग्जाम्पल है, राइट ना। इसी तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हैं नाइक्रोम भी होता है। क्या होता है, नाइक्रोम, एल्क्रोमैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज, यूरेका, नाइक्रोम, एल्क्रोमैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अल्लिको, ऐसा ऐसा चीजें। तो उसका हम लोग स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाते हैं, मानक प्रतिरोध। यहां तक में कोई डाउट है? ये था अल्फा पर बेस्ड मटेरियल का क्लासिफिकेशन। और अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस, उस टाइप के मटेरियल में रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ाने से। इसको बोलेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला मटेरियल। और ऐसा किस मटेरियल में होता है, कंडक्टर और मेटल में होता है। एग्जांपल है एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दी बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, ध्यान में रखिएगा। सेकंड दी बेस्ट कंडक्टर इज कॉपर। थर्ड दी बेस्ट कंडक्टर इज एल्युमिनियम। दी बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, फिर भी उसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉस्टलियर होता है। तो जनरली प्रिफरेबल प्रैक्टिकल यूज है कॉपर का। समझ में आई बात ना, ऐसा। ओके, आजकल ये एल्युमिनियम का कम यूज हो गया। नेक्स्ट देखिए, अल्फा का मान अगर निगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसी मटेरियल में रेसिस्टेंस का मान टेम्परेचर के बढ़ाने से घटता है। तो इसको बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ऐसा मटेरियल जिसमें कि निगेटिव होता है अल्फा का मान, वो है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। समझ में आ रहा बात ना। और सेमीकंडक्टर के लिए एग्जांपल है, हाँ थोड़ा डिक्टेट कर दे रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। और इंसुलेटर में जैसे डायमंड, पेपर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ओके, ऐसा कुछ मटेरियल है अपना देखिए जिसमें कि अल्फा का मान नेग्लिजिबल होता है, नो चेंज इन अल्फा, लगभग जीरो। तो यानी कि रेसिस्टेंस का मान उसमें कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से। ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं एलॉय। एग्जांपल है कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज, यूरेका। और इस मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में। तो आपको एग्जाम में पूछेगा स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में जिस मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं उसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मान क्या होता है, तो वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि जीरो होता है ना, राइट। ऐसा यहां तक क्लियर होगा होपफुली। यस, क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अब हम लोग देखेंगे यहां पे, वो है ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स के नियम, राइट। ये क्या होता है जस्ट समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि ये कॉपर वायर का टुकड़ा है, कॉपर वायर का टुकड़ा है ना, कंडक्टर है, कॉपर वायर का एक टुकड़ा। अब आप इसमें क्या किए, इसमें आप वोल्टेज अप्लाई करके, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इससे करंट फ्लो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसका लेंथ है मान लीजिए अपना L, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, दोनों सेम सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब आप इसमें क्या किए, वोल्टेज अप्लाई करेंगे पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट ऐसे इंटर करेगा इस तरह से। तो देन ओम साहब का पहला स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहला वो स्टेटमेंट ये था, अगर आपको ध्यान में हो तो यहाँ पे देखो, ये जो करंट इंटर कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, वो क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी वेक्टर J। और दिस करंट डेंसिटी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी E, राइट। यहाँ पे अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट अगर यूज करते हैं तो दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड सिग्मा इनटू E हो जाएगा। दिस सिग्मा इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, दिस सिग्मा इज नथिंग बट सिग्मा, सिग्मा ये क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और दिस सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है, 1 इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। समझे कि नहीं।
इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। इस सिग्मा का यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेसिस्टिविटी का यूनिट था उसका उल्टा, तो इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम पर मीटर। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पर ओम को बोला जाता है यानी कि 1/ओम को बोला जाता है साइमन, तो ये पर मीटर ये हो गया अपना। या पर ओम को और भी बोला जाता है, इसको उल्टा करके आप लिख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं मो पर मीटर, राइट। ऐसा इसी चीज को आप ऐसे लिख भी सकते हैं, मोह MHO मोह पर मीटर, ऐसा ये सब यूनिट। ये है अपना रेसिस्ट। यहाँ देखिए कंडक्टिविटी का यूनिट जो कि 1/रेसिस्टिविटी होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। ओके, अब हम लोग यहाँ धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। देखो तब हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ाएंगे। ये जो J होता है, J, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, and this is nothing but current flowing per unit cross sectional area, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो J का मान हो गया अपना I/A, हाँ या ना। अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आप इस कनेक्टर को वोल्टेज अप्लाई किया पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ E, तो यानी कि E का यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। समझ में बात ना, ये वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ऐसा। और ऑलरेडी हम यहाँ बोल चुके हैं सिग्मा इक्वल टू 1/रो यानी कि 1/रेसिस्टिविटी, और R रेसिस्टेंस क्या होता है, ρL/A, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, राइट। ऐसा हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं, आप देखिए, जब इन सारे चीज को आप इसमें पुटअप करेंगे तो दूसरा लॉ भी आ जाएगा। ये तो एक लॉ आ चुका है अपने को, दिस इज 1। दूसरा लॉ लाने की कोशिश करते हैं। J इक्वल टू आप यहाँ पुट कीजिए I/A, सिग्मा इक्वल टू 1/रो, E इक्वल टू V/L। तो यहां से अपने को क्या आ जाएगा वो देखिए। आप क्या करो, ये देखो, रो को और L को इस तरफ भेज दो, तो यानी कि एक तरफ कर दें और V अकेला एक तरफ रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A इंटू I, और ये रो इंटू L/A क्या है, ये अपना R, या गया R इंटू I, हाँ या ना। तो यानी कि यहां से आप लोग बोल सकते हैं V/I इक्वल टू R, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, तो यानी कि यहां से आप एक और बात बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दिस V, R चूंकि मटेरियल का कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर को आप फिक्स रखेंगे, अगर ये काम आप अगर कांस्टेंट टेम्परेचर करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल का मान फिक्स हो जाएगा, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हाँ या ना। तो V इक्वल टू दूसरा चीज क्या मिलेगा, इस ये वाला जो आपको मिला था I इंटू R, ये है ओम्स लॉ का दूसरा फॉर्म। समझ में आई बात ना, ऐसा। और V/I का मान कांस्टेंट होगा जिस मटेरियल के लिए, V/I का मान कांस्टेंट होगा जिस मटेरियल के लिए, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये चीज आप एक्चुअली में निकालने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में, तो यहां से ओम्स लॉ हम लोगों को मिलता है। लेकिन ये R इक्वल टू V/I, ये ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ ये है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ना, ऐसा। ये क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टेंस, और यहां से देखो रेसिस्टेंस का हम दूसरा यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं, R इक्वल टू जो ये V/I बोले हैं, V का यूनिट क्या होता है एक्चुअली में, V का यूनिट, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है अपना, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो यानी कि यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, हाँ या ना। तो ये जो वोल्ट पर एम्पियर हम लोगों को मिल रहा है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ओम, हाँ या ना। तो यहां से एक बात हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस का यूनिट R, रेसिस्टेंस का यूनिट जो होता है ओम होता है, और दूसरा क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर होता है, राइट, ऐसा। तो दो यूनिट हो जाती है, यानी कि 1 ओम इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये ध्यान में रखिएगा। दिस इज द फॉर्मूला for the calculation of resistance, this V/I equal to R, this is the formula for the calculation of resistance, this is not Ohm's law, Ohm's law is this one,
तो ये एक ohms लॉ ये हो गया, ये दूसरा फॉर्म हो गया। आप इस चीज को पहले कॉपी कीजिए, तब हम बारी बारी से स्टेटमेंट लिखाते हैं आपको। पूरे चीज को कॉपी कीजिए। ohms लॉ का दो फॉर्म हम लोग दिखाए, ये दिस इज द फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्म, ये वाला। और इसके लिए एक्चुअली में अगर बात करें तो ये अगर पहले बात कर लीजिए तब हम डिफाइन कर देंगे। इफ दिस इज द रेसिस्टेंस, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी है सपोज, इसको अगर इससे में अगर करंट इंटर कर रहा आई, तो इसमें अगर पोटेंशियल ड्रॉप विच इज भी डेवलप किया है वो जाएगा आई इंटू आर। ये अगर ये आर इसका रेसिस्टेंस है तो वो ऐसा कॉपी कीजिए पूरा, तब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और कॉपी कर लीजिए। छोटी छोटी मगर मोटी बात है, सारा क्लियर होती जाना चाहिए। इतना नोट कीजिए, देन स्टेटमेंट लिखाएंगे बारी बारी से। कॉपी गाइज, कॉपी कर लिए? कॉपी किया आपने? हेलो, आगे बढ़े? कॉपी किया? ओके, जब आपने कॉपी कर लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पहला स्टेटमेंट जो हम लोग लिखेंगे ohms लॉ का, तो मे आई रब दिस, इसको मैं मिटा देता हूं, देन बात करते हैं, दैट विल बी बेटर। देखो, ये जे है करंट डेंसिटी वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान में रखिएगा। इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज ऑल्सो अ वेक्टर, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्ट पर मीटर उसका यूनिट होता है। ये सब, ये छोटी छोटी बातें हमने ऑलरेडी कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थोड़ी थोड़ी, तो वहां से भी आप रिकॉल कर सकते हैं चीजें को। अब ohms लॉ का पहला स्टेटमेंट क्या है वो समझिए। ohms लॉ states that, ohms law states that, comma, डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ये क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम। एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है? फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम, ठीक है ना? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, comma, current density is directly proportional to, यही लिख देते हैं, is directly proportional to electric field intensity, proportional to electric field intensity, is directly proportional to electric field intensity, फुल स्टॉप। इसका मतलब ये हुआ, ये डायग्राम अगर है तो J is directly proportional to E, this implies J equal to proportionality constant sigma into E, this is Ohm's law first form, this is Ohm's law
फर्स्ट फॉर्म, पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म, ये ओम्स लॉ का पहला रूप है। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा स्टेटमेंट की ओर देखते हैं। ओम्स लॉ फिर दूसरे शब्दों में कैसे, यहीं से जो कि डेराइव किए थे आप, फिर बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है अपना, कामा डबल इन्वर्टेड कामा शुरू, वही चीज, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो एक बात, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस across the element is directly proportional to current flowing through the element, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका मतलब वो समझ, अगर अपने पास ये एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है, इसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है I, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा PD जिसको आप बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू V, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R, ये डेवलप कर रहा है ना, ऐसा। तो यानी कि इसको बोलने का मतलब ये हो गया, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल ड्रॉप, V क्या है अपना, ये पोटेंशियल ड्रॉप, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज ओम्स लॉ सेकेंड फॉर्म। ओम्स लॉ सेकेंड फॉर्म मतलब दूसरा रूप, ये है ओम्स लॉ का, दिस इज ओम्स लॉ सेकेंड फॉर्म, दूसरा रूप, इस तरह से स्टेटमेंट लिखेगा, राइट। अब तक ओम्स लॉ का 2 स्टेटमेंट हम लोग देख लिए, ऐसा। और भी इसका रूप हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक और बात यहाँ जो हम लोग करने वाले हैं वो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए देख लीजिएगा, पहले यहाँ तक कर लीजिए तब हम लोग बात करते हैं। इसी के नीचे आप लिखिएगा, आप कहाँ लिखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ इसके नीचे आप लिखिएगा, हम वहाँ ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो, V R इक्वल टू, तब अपना क्या हो जाएगा, V बाय I इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ना, दिस proportionality constant if temperature is constant ना, this R is proportionality constant if temperature is constant, जो कि V by I है। अगर V को आप 5 गुना करेंगे, या ऐसे बोलो I को 5 गुना करेंगे तो V भी 5 गुना होगा, राइट ना, तो 5 5 कट जाएगा, V by I ही बचेगा। अगर आप I को 10 गुना करेंगे V भी 10 गुना हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप भी 10 गुना हो जाएगा, 10 10 कट जाएगा, R हमेशा कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा बात ना, ऐसा। फॉर दिस टू हैपन R मस्ट बी कांस्टेंट, और R विल बी कांस्टेंट ओनली व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए बोला जाता है ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, ओके, कॉपी इट। फिजिकल कंडीशन जब कांस्टेंट होगा तब बात करेंगे। ये R इक्वल टू V बाय I, क्लियरली देखिएगा, राइट ना, ये ओम्स लॉ नहीं है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए है। ओम्स लॉ ये है, वो क्या है, दिस इज नॉट ओम्स लॉ, लिख भी देते हैं, दिस इज द इक्वेशन फॉर रेसिस्टेंस कैलकुलेशन,
for resistance calculation, नॉट ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ नहीं है डायरेक्टली, ये ओम्स लॉ के हिसाब से है, ओम्स लॉ नहीं है। रेसिस्टेंस कैलकुलेशन के फॉर्मूला है, इक्वेशन, सूत्र, ऐसा बोल सकते हैं वो R इक्वल टू V बाय, ये है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। कॉपी कर लीजिए। कॉपीड। यहां तक होपफुली सारा क्लियर होगा आपको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं थोड़ा सा समझिए। पहला आया अपना J इक्वल टू सिग्मा ई ना, ओम्स लॉ फर्स्ट फॉर्म, राइट। V इक्वल टू आई इंटू आर, ये आया अपना ओम्स लॉ सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे वो समझने की आप कोशिश कीजिए। G, ये कैपिटल G इक्वल टू होता है 1 बाय आर, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, और इसका यूनिट होता है मोह, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ओ आर, और एक ही बात हुआ, ये दोनों एक ही है, एक बार समझना, कंफ्यूज मत होना। मोह बोलो यूनिट, या इसको ओम का उल्टा लिखो ओ आर, और इसी को आप ऐसे लिखो पर ओम, ऐसे बोलो ओ आर, और इसी को आप साइमन बोल सकते हो। तो दिस G इज कॉल्ड कंडक्टेंस, उल्टा ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस हुज यूनिट इज मो, लिख ऐसे सकते हैं पर ओम या साइमन। समझ में आया बात ना, ये ध्यान रखें क्वांटिटी। अब तो यहां से देखो एक्सप्रेशन, अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं वो समझने की कोशिश करो। I इक्वल टू V बाय आर हो जाएगा, यानी कि 1 बाय आर इंटू वी लिख सकते हैं। नो दिस 1 बाय आर की जगह क्या लिख सकते हैं, G, है ना, तो दिस I विल बी इक्वल टू G इंटू वी। नाउ इन टर्म्स ऑफ करंट, कंडक्टेंस एंड वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप, ओम्स लॉ का हम लोग को थर्ड फॉर्म आ गया, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ थर्ड फॉर्म, तीसरा थर्ड फॉर्म। इसमें टर्मिनोलॉजी क्या है, करंट, कंडक्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप, राइट। अब देखो वेरी बेसिक, आपको हम यहाँ पे ये जो देखो V इक्वल टू आई आर है ना, I इक्वल टू डिफिनेशन में बताए थे आपको, अगर याद हो dq बाई dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R इंटू आई के जगह पे dq बाई dt, V इक्वल टू R इंटू dq बाई dt, दिस इज ओम्स लॉ फोर्थ फॉर्म, ओम्स लॉ फोर्थ फॉर्म, चौथा रूप। यहाँ ध्यान रखना, जहाँ पे I इक्वल टू क्या है अपना, I इक्वल टू dq बाई dt, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं करंट के डिफिनेशन, हाँ या ना। तो अपना ओम्स लॉ का चार फॉर्म आ गया, J इक्वल टू सिग्मा ई, I, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू G इंटू V, V इक्वल टू R dq बाई dt, R इंटू dq बाई dt, ओम्स लॉ का चार फॉर्म आ गया, and that in turns is related with the all the terminology we have dealt till now, जितना कि हम लोगों ने जितना के बारे में बात किया है उस पर बेस्ड हम लोग को ओम्स लॉ का चार फॉर्म मिल चुका है। टोटल 8 फॉर्म दिखाएंगे आपको ओम्स लॉ का। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है यहां तक। थोड़ी छोटी छोटी बातें और करेंगे, कॉपी कर लिए, आगे बढ़ें। थोड़ी छोटी छोटी बातें और करेंगे ताकि जो भी बाकी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। कॉपी गाइड, अब देखो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। एक बात है, इन जनरल ओम्स लॉ को आप कैसे ध्यान में रखोगे वो समझो, तो समझ में आ जाएगा। मान लो अपने पास एक रेसिस्टेंस है, इस तरह से रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है आर है। क्या किए, इसको एक आप सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। क्या किए आप, इसको एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिए इस तरह से। सप्लाई मतलब बैटरी से, राइट, ईएमएफ से, सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिए, जिसको हम लोग VS बोल रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज यानी कि ईएमएफ आपने अप्लाई कर दिया, राइट। तो क्या होगा, इससे करंट निकलेगा, दैट इज I, हाँ या ना। इससे करंट निकलेगा I और इसमें जाएगा, जिस वजह करके इस एलिमेंट में एक पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा PD, दैट इज V, एंड दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये हो जाएगा इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, हाँ या ना। मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए तो क्लियर हो जाएगा आपको। आप देखो, आप पहले बात समझेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सप्लाई नहीं होता तो ये करंट निकलता, इससे करंट, अगर ये करंट का होना इसके ऊपर निर्भर करता है, ये है तो करंट है। तो एक बात बताओ, इसके होने की वजह करके ये हुआ ना, तो इसका ये रिस्पॉन्स है ना, यानी कि इफेक्ट बोल सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में ये अपना इफेक्ट है, क्या है, इफेक्ट, प्रभाव। और तब ये खुद क्या कहलाएगा, इसका कारण है। ईएमएफ करंट के होने का कारण है। हाँ, थोड़ा एक बार रिप्लाई भी कर दो, समझ पा रही हो तो। यस, देखो यहाँ इस सर्किट में अगर ईएमएफ है तो करंट है, तो यानी कि करंट के होने का कारण कौन है, काउच ईएमएफ है, और करंट ये ईएमएफ का इफेक्ट है अपना करंट। अब देखो, ये करंट अगर इसमें फ्लो करेगा तभी नहीं ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो अगर हम लोग इन दोनों के बारे में बात करें, इसके और इसके बीच, तो ये करंट अभी अब काम कर रहा है काउच का, किसके काउच का, ये पोटेंशियल ड्रॉप के होने का इफेक्ट, करंट का ये प्रभाव है पोटेंशियल ड्रॉप, हाँ या ना। अगर आप ओम्स लॉ को इन दोनों के रिस्पेक्ट में डिफाइन करो या इन दो के रिस्पेक्ट में डिफाइन करो, हमेशा इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काउच। तो अगर इन, तो आप क्या बोले थे, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। यहां देखो, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, इफेक्ट है किसका, करंट का, यानी कि काउच है कौन, करंट उसका। तो ओम्स लॉ एक्चुअली में क्या है, ओम्स लॉ एक्चुअली में उसी तरह से आप अगर इस रूप में अगर बात करो, इस रूप में इफेक्ट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS। यहां पे VS है ईएमएफ, क्योंकि इसका ये इफेक्ट है, याद रखना, इफेक्ट काउच के प्रोपोर्शनल होता है, जिसके वजह करके आया है उसका प्रोपोर्शनल। ठीक उसी तरह से ये पोटेंशियल ड्रॉप भी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इफेक्ट है किसका, करंट का। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। जब आप बात कर रहे हैं, एक जगह V पोटेंशियल डिफरेंस है, एक जगह VS ईएमएफ है,
करंट कब होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल के, तो वो जब ईएमएफ के रूप में काम कर रहा होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप का प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जब वो पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि वोल्टेज वो काम कर रहा होगा पोटेंशियल ड्रॉप के रूप में, समझ में आया बात, टर्मिनल वोल्टेज के रूप में। ऐसा इन चीज में कंफ्यूज मत करना। कितना लोग नहीं बोलता आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो तब वहां याद रखना आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है तो वी वहां ईएमएफ है ना, वी क्या है, ईएमएफ है, ये ध्यान में रखना है। इन चीजों का थोड़ा कंफ्यूजन होता है, राइट। तो ऐसे आपको इन जनरल ध्यान रखना है ओम्स लॉ के लिए। एट फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट या एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर सर्किट लाइक दिस, इफेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काउच। तो अगर इन दोनों के संदर्भ में बात करेंगे करंट और सप्लाई वोल्टेज के टर्म में, तो आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीएस, और अगर पोटेंशियल ड्रॉप और करंट के टर्म में बात करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ऐसा क्लियर है? कोई डाउट है? ये चीजें क्लियर होना चाहिए आपको। तो एक्चुअली में ये ओम्स का पहला स्टेटमेंट था। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट ओम साहब का, ठीक है ना। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट ओम्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ओम्स। और ये वाला अपना, ये क्या है अपना, दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट, जहां पे ये पीडी बोल रहे हो पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप, ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दिस इज ओम्स सेकेंड स्टेटमेंट, समझे कि नहीं? ऐसा बोलने का मतलब। अब क्लियर है? ओम्स लॉ से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सारा क्लियर है? ऑल क्लियर? होपफुली होना चाहिए क्लियर। यहाँ पे एक दो बात और इस टर्मिनोलॉजी से रिलेट कर रहा है, वो हम लोग बात कर लेते हैं। यहां से देखो, ये ईएमएफ ये इस करंट और ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप इससे रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, हाँ या ना? नहीं करंट, अगर इसके दो टर्मिनल से ईएमएफ के दो टर्मिनल, बैटरी के दो टर्मिनल से आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, कोई लोड को कनेक्ट करेंगे, तो उसमें करंट फ्लो करेगा, हाँ या ना? नहीं करेंगे तो भी उसका जो ईएमएफ है, सपोज मानिए कार का बैटरी है, कार की बैटरी से कुछ कनेक्ट कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन उसका ईएमएफ तो 12 वोल्ट का अगर है तो 12 वोल्ट होगा ना। तो बोलने का मतलब यह है कि ईएमएफ इंडिपेंडेंट होता है रेसिस्टेंस और करंट से, वो रेसिस्टेंस और करंट पे निर्भर नहीं करता है। क्लियर है यहां तक? तो क्लियर है? समझी क्या करिश्मा? ईएमएफ एक लाइन लिखेंगे, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, क्लियर है ना? तो लिखो इज इंडिपेंडेंट ऑफ EMF is independent of the current and resistance magnitude. EMF जो होता है करंट और रेसिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से स्वतंत्र होता है। समझ में आया बात? EMF कौन? तो EMF, ये क्लियर होना चाहिए आपको। यस, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस है? रेसिस्टेंस के अक्रॉस, यानी कि एलिमेंट के अक्रॉस। ये जो है देखो, करंट इससे फ्लो करेगा तभी ये होगा। अगर करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट जीरो हो जाए तो इसका मान हो जाएगा जीरो, और रेसिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस खुद अगर जीरो हो जाए तब भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा जीरो। तो बोलने का मतलब ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप बोलते हैं इन जनरल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पीडी, डिपेंड्स ऑन the current and resistance magnitude, current and resistance
मैग्नीट्यूड, ये करंट और रेसिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। कौन? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ये तभी होगा जब एलिमेंट से होकर करंट फ्लो करेगा और एलिमेंट का खुद कुछ ना कुछ अपना वैल्यू होगा, रेसिस्टेंस का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तब दोनों में से कोई एक अगर जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप निर्भर करता है करंट और रेसिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पे, जबकि ईएमएफ करंट और रेसिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। बैटरी से आप कुछ नहीं कनेक्ट करेंगे तब भी उसका ईएमएफ होगा 5 वोल्ट 4 वोल्ट जितना वोल्ट का वो बैटरी है। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप तो तभी ना होगा जब ये तो एलिमेंट के क्रॉस डेवलप करता है, तो जब उससे करंट फ्लो करेगा, हाँ या ना, और उसका कुछ अपना रेसिस्टेंस का मान होगा तभी ना। अगर रेसिस्टेंस जीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप एलिमेंट के क्रॉस जीरो होगा, है कि नहीं? क्यों? तब बाधा क्यों होएगा? ये बोलने का मतलब है, लॉस क्यों होगा ऐसा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक तो बोलो। होपफुली हम यहां तक इंफॉर्मेशन क्लियरली आपको शेयर कर पाए हैं, आप तक पहुंचा पाए हैं, और आपको यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओम्स लॉ से रिलेटेड कोई दुविधा नहीं होना चाहिए ना। तो आज का लेक्चर और ज्यादा लंबा हो जाएगा लगता है, तो इसलिए यहीं पे स्टॉप करेंगे। एक बात आपको बताना था वो समझिए। अगर इसी तरह से फर्दर और अच्छे से पढ़ाई करना है जिनको, ये YouTube पे भी ये लेक्चर हमारा अवेलेबल रहेगा। अगर जिन लोगों को इसको और फर्दर पढ़ाई करना है अच्छे से इन डिटेल, वो हमें हमारा एप्स DATC रांची नीट JEE PSU एप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमको लाइव क्लास के लिए, ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ऑलरेडी कुछ वीडियो YouTube पे है। जो लोग YouTube पे नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए। उससे आपको अगर लर्निंग होता है, अच्छा लगता है वीडियो का कंटेंट, तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को खूब भारी मात्रा में शेयर कीजिए। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आपको इसी तरह से और डिटेल्ड स्टडी चाहिए और अच्छे से पढ़ना है इन सब्जेक्ट को डिटेल में, नेटवर्क थ्योरी बोल लीजिए या बेसिक इलेक्ट्रिकल बोल लीजिए, इसको डिटेल में पढ़ना है। ये JSSC JEE में भी आ सकता है, यानी कि JEE PSU किसी भी तरह के एग्जाम में आएगा, गेट में आएगा, इंजीनियरिंग सर्विस में आएगा, और जो लोग PGT फिजिक्स वाले हैं, लैब असिस्टेंट वाले हैं, उनके एग्जाम में आएगा। तो इनका इतना स्कोप है कि इन जिनको भी पढ़ना हो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।